नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते देहरादून के डीआईजी और पुलिस कप्तान जमजे खंडूरी ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी तरीके की यहां पर आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल न करें। डीआईजी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील करता हूं कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस उसको अटेंड कर सके और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सके। आप निश्चित रहें कि आप यहां पर सेफ हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो डीआईजी ने सख्त यहां पर आदेश दिए हैं। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर है, धार्मिक भावनाएं भड़काना पड़ेगा महंगा। जी हां, अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कोई भी करेगा तो उसके लिए ये चेतावनी है कि सख्त आदेश दे दिए गए हैं कड़ी कार्रवाई करने के। डीआईजी ने खुद सख्त यहां पर आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर है, निगरानी रखी जा रही है हर तरफ। आपत्तिजनक पोस्ट भी अगर आप करते हैं तो भी आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी बड़ी और कड़ी दोनों कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। इसलिए बचें, किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट अगर है तो उसे लाइक करने से भी बचें। अगर आप आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो सख्त कार्रवाई आप पर हो सकती है। डीआईजी ने खुद इसके निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों के बचे हुए वेतन का भुगतान नहीं करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर सभी कर्मचारियों के बचे हुए वेतन का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां डीजल पेट्रोल की कमी के बीच जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंप मालिकों की बैठक बुलाकर सभी से पैनिक न होने की अपील की है। जल्द से जल्द स्थिति बहाल करने की बात भी कही है। डीएफएससी के मुताबिक जल्दी सभी पेट्रोल पंप पर फ्यूल रिस्टोर कर दिया जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो। साथ ही डीएफएससी ने पंप मालिकों को यहां पर होर्डिंग लगाकर लोगों को पैनिक न होने के संदेश देने के आदेश दिए हैं। डीएफएससी की माने तो चारधाम यात्रा पर पड़े स्नान पर्वों में जाम के चलते पेट्रोल और डीजल की कमी हुई थी। पेट्रोल पंप मालिकों ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने वाहनों में जरूरत से ज्यादा ईंधन ना भराएं और ना ही रिस्टोर करें, जिससे कि सभी को आराम से फ्यूल मिल सके। जनपद में किसी ने रूमर फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी कि डीजल पेट्रोल की जो है पंप जो है हड़ताल पर रहेंगे, तो उसके कारण कल जो है कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई थी और जो है लोग जो है जमाखोरी की स्थिति हो गई थी। तो अब हमने 2-3 स्ट्रेटजी पे काम किया है। एक तो पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल भिजवाया जा रहा है। ये डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरे शहर में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। परंतु जैसे पिछले टाइम में नमक नहीं है, नमक के लिए जमाखोरी शुरू कर दी थी, इसीलिए ये क्राइसिस महसूस हुआ है। लोगों में एक अफरा तफरी हो गई कि शायद ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए बंद हो जाएंगे, परंतु ऐसा कहीं कहीं नहीं है। सब जगह सप्लाई आ रही है और जो पब्लिक में अफरा तफरी है, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डीजल पेट्रोल ले।
खबर काशीपुर से है। काशीपुर में हुई बैंक लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी के चलते पुलिस लगातार बैंकों का निरीक्षण कर रही है। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में बाजपुर कोतवाली के एसआई भगवान गिरी गोस्वामी ने यहां धरोहर रोड पर बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि पहले भी बैंकों का निरीक्षण किया जा चुका है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है। नोटिस के बाद कुछ बैंकों की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है और जिन बैंकों की व्यवस्था ठीक नहीं कराई गई है उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुरक्षा के सभी मानकों पर हमने बैंकों की चेकिंग कराई है। पिछले हफ्ते भी चेकिंग कराई थी। दोबारा इसमें थाना स्तर पे हमने टीम गठित करके सभी बैंकों को चेक कराया है। जो पूर्व में निर्देश उन्हें दिए गए थे या नोटिस तामील कराए गए थे, तो उनके अनुपालन में आज उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो हमने इसमें चेक किया है। और अभी फिलहाल सभी सुविधाएं, सभी जो भी तैयारियां बैंक की हैं वो ठीक मिली हैं। फिलहाल एक दो जगह पे कुछ कमियां हैं, उस पर भी हमने बैंकों को और नोटिस दिया है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से सत्र चल रहा है, पहला दिन हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा का। दूसरे दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, हंगामेदार हुई सत्र की शुरुआत, आज भी हंगामेदार ही, हालांकि दूसरा दिन है आज, कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, कल इसकी शुरुआत हुई थी, हंगामेदार हुई सत्र की शुरुआत। हालांकि लगातार यहां पर आज दूसरा दिन है और कार्रवाई जारी है। दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनिवास पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीनिवास, जिस तरह से देखिए उत्तराखंड विधानसभा का आज दूसरा दिन है इस सत्र का, हालांकि पहला दिन हंगामेदार ही नजर आया, आज क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और बजट सत्र के सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में नियम 310 के तहत चारधाम यात्रा में अब तक हुई लोगों की मौत यानी श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़े पर चर्चा कराने की मांग कर डाली और चर्चा कराने के साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश की कि इस पर पूरे सदन की कार्यवाही को रोक करके 310 के तहत चर्चा कराई जाए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत इसको ग्राह्यता पर सुनने का स्वीकार किया। उसके बाद विपक्ष प्रश्नकाल के लिए तैयार हुआ और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल की प्रक्रिया में जिस प्रकार से समाज कल्याण, परिवहन विभाग और महिला बाल कल्याण के सवालात तमाम विपक्षी विधायकों के अलावा पक्ष के विधायकों के द्वारा भी जब उठाए गए तो उस पर मंत्रियों की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए। हालांकि जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग से संबंधित जो तमाम सवाल उठाए गए कि वृद्धावस्था पेंशन या फिर समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है जो पेंशन, उसको किस आधार पर दिया जाता है और उसमें आय के जो स्रोत हैं उसको मानकों के ऊपर कैसे बढ़ाया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री ने उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा है कि भारत सरकार से जो अनुज्ञाएं हैं वो मांगी गई हैं, गुजारिश की गई है और आग्रह किया गया है कि इस आय की जो साधन है या आय के जो समय सीमा है उसको निर्धारित किया जाए और उसको बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार को अभी ये अधिकार निहित नहीं है, इसलिए महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने इस बात को रखा सदन के पटल पर कि जो 15,000 की मासिक आय वाले जो लोग हैं जिनको की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड या डिजिटल कार्ड प्रदान किया जाएगा, और भारत सरकार से अपील की गई है कि उनको वो उत्तराखंड सरकार को अधिकार दिया जाए कि वो निर्धारित आय उसमें सम्मिलित कर सके। इसके अलावा प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि किस प्रकार से राज्य बनने से लेकर के अब तक परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है और तत्कालीन दौर में कितनी परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था, वर्तमान में कितनी शेष रह गई है, जिसको लेकर के पुनर्गठन मंत्री की तरफ से यानी यूं कहें कि संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि 70 जो विवाद थे वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में 2000 में सामने आए थे और उसके बाद 14 शेष रह गए थे। 14 में से 7 पर
पिछली जो मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में जो बैठक हुई थी, उसमें 7 का जियो जारी करने के आदेश कर दिए गए हैं। उसके बावजूद अभी भी 8 ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर जो प्रश्नकाल था वो काफी हंगामेदार भी रहा। विपक्ष ने सवाल पूछे, सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रियों ने जवाब दिए, विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो निधन का निर्देश है उसमें कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री 2002 में जो समाज कल्याण मंत्री थे राम प्रसाद टमटा, उनके आकस्मिक देहांत होने की वजह से आज सदन में बकायदा उन पर एक शोक संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह के अलावा चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सब ने अपनी अपनी भावनाओं से व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई संचालित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगली खबर गदरपुर से है। गदरपुर के कोपा गांव में पिछले दिनों आई आंधी तूफान से लोगों का काफी नुकसान हो गया था, जिसके बाद प्रभावित हुए लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की गई थी। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि आपदा से प्रभावित लोगों को छोड़कर प्रशासन ने यहां अपात्र लोग यहां पर राशि उन्हें दिए गए हैं, यानी कि राशि के चेक दिए गए हैं, जिसे लेकर उन्होंने तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा है। मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो अपात्र हैं, जिन्हें राशि चेक यहां पर दिए गए हैं, उनसे वो वापस लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये आज हम ग्रामीण सारे आक्रोशित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपदा के अंतर्गत कुछ परिवारों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी सर्वे लेखपाल महोदय को हमारे द्वारा लगभग 10 बार कॉल करने पर बुलाया गया, जबकि 5वें दिन वो ग्राम सभा के अंदर चोरों की तरह घुसे थे और मेरे द्वारा उनको, और वो लेखपाल मुकेश कुमार जी हैं, और उनको हमने फोन करा कि आप हमारी ग्राम सभा में आइए, तो चौथे दिन चोरों की तरह वो ग्राम सभा में घुसे और हमारे द्वारा उनको बोला गया, उनसे बोला गया कि आपने हमको अवगत क्यों नहीं कराया। तो वो ये बोलते हैं कि एसडीएम साहब से बात कीजिए। परिवार के 10 लोगों का नाम दे रहा हूँ, तो मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। अब ऐसे लोग हैं जिनके घर में तो 2 प्रकार की आपदा आते हैं। पिछली बार अक्टूबर में 18 अक्टूबर में आपदा आई। तो रामनगर और आसपास के इलाकों में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनन विभाग के उपनिदेशक यहां पर राज्यपाल लेखा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम ने स्टोन क्रशर पर छापेमारी की। इस दौरान उपनिदेशक राज्यपाल लेखा ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर में स्टोन क्रशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है, और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई पोर्टल भी बंद किया जाएगा। हल्द्वानी में भी अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से हो रहे यहां पर 4,365 परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में है, जबकि जिला प्रशासन ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में यहां रह रहे लोग मानसिक तनाव के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट की गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए। लोगों का कहना था कि क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने एक बार फिर उनके पक्ष में बात तक नहीं की, जबकि सांसद को इस जमीन की पैरवी न्यायालय समेत न्याय के सभी मंचों और लोकसभा में करनी चाहिए, जो नहीं की जा रही है। यही वजह है कि क्षेत्र में लोग सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने को मजबूर हैं। 2017 से जो है लगातार बस्ती उजाड़ने की बात चल रही है। रेलवे जो है जमीन पर झूठा दावा कर रहा है कि वो हमारी जमीन है। लगभग 450 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल 1944 से बना हुआ है। मंदिर मस्जिद सब कुछ है। हो ये रहा है कि रेलवे के पास मालिकाने के कोई कागज नहीं है, और राजस्व विभाग में जब हम लोगों ने आरटीआई से पता किया तो जो जमीन है आज की तिथि में तक खेवट के तहत है, यानी कि जो जमीन है वो रेलवे को स्थानांतरित नहीं हुई है।
हमने रेलवे से 4 ITI लगाकर हमने मांगा था कि आपके जो रेलवे स्टेशन से लेकर और ये इंदिरा नगर कॉलोनी तक आपकी कितनी ज़मीन है, आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं और आप इसमें क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब ITI दिल्ली में भेजी और हमने आयोग से कहा कि साफ हल्द्वानी के अंदर 4,365 लोगों जो रेलवे डाल रही है, दरअसल में वो रेलवे की संपत्ति नहीं है और रेलवे से हमने मांगा तो रेलवे ने भी नहीं दिया, न जिलाधिकारी ने दिया है और ना ही नगर निगम ने दिया है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 4,365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आप जवाब दीजिए। रेलवे अगर हमारे घर तोड़ लिए, पहले इसका पुनर्वास करे, उसके बाद फिर कोई बात करे, पानी है, बिल है, जो भी है, इसका पुनर्वास करके हमारा घर बचाए। और 4,500 घर है हमारी बस्ती के, हिंदू मुस्लिम सभी रहे, मंदिर मस्जिद जो भी है उसको नहीं तोड़े, और स्कूल है जो भी है, मतलब हम ही चाहते हैं। और सांसद लापता है, हम चाहते हैं वो हमारे सामने आए, हमारी बात रखें और हमारी बात को सुने। खबर काशीपुर से है, जहां सीपीयू कर्मी की यहां पर कार्यकुशलता से खुश होकर सिपाही को सम्मानित किया गया। कई संगठनों के पदाधिकारियों और एएसपी ने अपने कार्यालय में सीपीयू कर्मी को यहां शॉल ओढ़ाकर और बुक देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सीपीयू के सिपाही ने एक मासूम की जान बचाई थी। सिपाही ने चौराहे पर ट्रैफिक के बीच गिरी बच्ची को तेजी से लपक कर उठा लिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर सिपाही की चारों ओर से तारीफ हुई और इसी का नतीजा है कि सिपाही को आज सम्मानित किया गया। हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने योगा के 8 कौर मुद्रा यानी कि अष्टवक्रासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर प्रिया आहूजा ने बताया कि इससे पहले इस पोज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मिनट 6 सेकंड तक का रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने 3 मिनट 29 सेकंड तक इस पोज को किया है, जिसके सभी यहां पर एविडेंस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योगा पोज को ब्रेक करने के लिए वो लगभग 2 सालों से तैयारी कर रही हैं, जो कि अब जाकर संभव हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं डॉक्टर प्रिया, और हरिद्वार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी एक आइडियल के रूप में इनको देखा जाएगा हरिद्वार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने की दौड़ में काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं निरंतर। और हरिद्वार का ये पहला, मेरे जो जानकारी में एक ऐसा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक महिला के रूप में 2 बच्चों की माँ होते हुए इन्होंने लगभग 1-1.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसके बाद ये बनाया है। और ये हरिद्वार के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, क्योंकि जो अष्टावक्र आसन है, अष्टावक्र आसन एक हमारे एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा आसन है, जिसको 8 एंगल पोज भी बोलते हैं। और इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होल्ड का रिकॉर्ड था 2 मिनट 6 सेकंड का, जो कि मैंने 3 मिनट 29 सेकंड से ब्रेक किया है। और इसका जो पुराना रिकॉर्ड था वो भाग्यश्री का था और नया रिकॉर्ड मेरा है। और ये सारे यहाँ पर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, और इसके सारे एविडेंसेस हमने वहाँ भेजने हैं। और यहाँ पर हमारे जजमेंट में डॉक्टर बालियान थे, डॉक्टर शत्रुघ्न सर थे, और विशाल सर थे, और सागर वालिया सर थे। ये 4 लोग मेन जजेस में थे जिन लोगों ने ये सारा पूर्ण करवाया। तुलकसर के पथरी में मौजूद विश्व प्रसिद्ध दरगाह यहाँ पर शाह मोहम्मद शाह के मेले के यहाँ पर 893 उर्स का आगाज हो गया। दरअसल 5 दिवसीय सालाना उर्स 2 साल कोरोना के बाद लगा है। वहीं मेले में यहाँ पर जायरीनों का तांता लगने लगा। देश के कोने कोने से हजारों लोग यहाँ पर जायरीन मेले में बाबा की दरगाह पर पहुंच रहे हैं और बाबा की दरगाह पर गुड़ की भेली, फूल चादर पेश कर अपने लिए मन्नतें मांग रहे हैं। मान्यता है कि जो जायरीन सच्ची मन्नतें लेकर आता है वो अल्लाह के यहाँ से पूरी हो जाती हैं। वहीं मेले में लगी दुकानों और प्रदर्शनी का जायरीन भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मेले में पुलिस सुरक्षा को लेकर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काठापीर मेला का शुभारंभ आज से हो चुका है। इसमें हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं
और यहाँ पर किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और श्रद्धालुओं से, स्थानीय लोगों से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मेले में आए, शांति पूर्वक तरीके से मेला संपन्न हो और बहुत बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को लोग इसका एंजॉय करें। हो जाते हैं और यहाँ लोकल के ही है, नजदीक के, लेकिन आज तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ कोई हिंदू में या मुसलमान में कोई फर्क। ये दरगाह है, जो भी माननेगा उसे मानना पड़ेगा, जिसका भला होगा वो माननेगा, और जो किसी को ना मानता किसी को नहीं मानता, वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मान्यता पूरी होती है। यहाँ यूपी, हरियाणा, पंजाब। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस विधायकों ने ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न होने का मामला उठाया। सरकार ने गैरसैंण में सत्र न कराने के मुख्य कारण चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों का आवागमन, पुलिस में यहां पर चल रही भर्ती और बरसात के मौसम को बताया। सरकार ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनहित में ये सत्र देहरादून में कराया गया है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन परिवहन, समाज कल्याण और पेंशन से संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि आज वो चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 के तहत सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट बताया। आज के जो सवालात हैं वो मुख्य रूप से समाज कल्याण और परिवहन विभाग से और पेंशन से संबंधित हैं। और जिस तरह का वातावरण कल सदन में देखने को मिला, जिस तरह के हमारे मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सवाल से बचने की कोशिश की, होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पूरा सदन देख रहा था, पूरा उत्तराखंड के हमारी आवाम देख रही थी किस तरह से सवालों के जवाबों में वह जवाब दे। खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत बस स्टेशन पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीएम युगल किशोर पंत ने यहां बस स्टेशन पर सफाई व्यवस्थाओं का भी हाल जाना। बस स्टेशन पर गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नियमानुसार 20,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने वेटिंग रूम में पंखा खराब पाए जाने पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। साथ ही डीएम ने युगल किशोर पंत ने यहां पर अग्रसेन चौक के पास पार्किंग का भी औचक निरीक्षण किया। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ बहुत जगह गंदगी व्याप्त है और पीने की सुविधा अच्छी नहीं है, बैठने की बेंचेस भी प्रॉपर नहीं है और फैन वगैरह भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। उसके साथ साथ शौचालय भी बहुत गंदा पाया गया। दुकान में रेट लिस्ट भी लगी नहीं हुई है। इससे होता क्या है कि एक तरफ जो यात्री हैं उनको असुविधा होती है और ऊँचे दामों पर उनको सामान खरीदना पड़ता है। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्य और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद और नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी सड़क को ठीक तरीके से नहीं खोद रही है, जिससे सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा से टूट जाएगी। वहीं बनी हुई सड़क पर दोबारा से लेयर चढ़ाने से भी सड़क के टूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में उन्होंने अधिशासी अभियंता के सामने मामले को रखा। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको वो अपने यहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों से बात कर हल निकालने का काम करेंगे। सड़क की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भाजपा कांग्रेस है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है। टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र इन गलियों को बना दिया जाएगा। थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। देखिए, कल हमारे राजपुरा वार्ड में राधा आर्य जी जहाँ की पार्षद है, तो वहाँ पे कल रात ये लोग एक तो चोरों की तरह रात को आते हैं
11 बजे जब सब सो जाते हैं, जिस हिसाब से चोर आता है ना, उस हिसाब से आते हैं अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके कि आज हम रात को रोड बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़, जहाँ रोड बनने की ज़रूरत है वहाँ रोड नहीं बना रहे हैं ये, जहाँ ऑलरेडी रोड बनी हुई है उसी के ऊपर रोड बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ के लोग रात को उठे, उन्होंने विरोध करा। आज इसकी जानकारी हमने क्या कहते हैं इस हिसाब से बात करी, उनको बताया। वहीं बागेश्वर के गोगना में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां यहां पर बर्थी राली गंधीर में डूबने से 4 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद से पूरे इलाके में लोगों में मातम पसरा हुआ है। बच्चों के शवों को एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर निकाला गया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया गया है। एसपी अमित श्रीवास्तव ने बच्चों से नदी नालों में जाने से दूरी बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने ये भी अपील की है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। थाना कपकोट इलाके का एक दूरस्थ इलाका है गोगिना, वहाँ के पास एक गधेरे में 4 बच्चों के डूबने की सूचना हमें मिली थी। इस क्रम में हमने तत्काल अपनी एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और तहसील प्रशासन की टीम हमने लगातार इसमें भेजी थी और गांव वालों की मदद से हमने इसमें 3 शव तो पहले ही इसमें निकल आए थे और एक चौथे शव को भी हमने इसमें बरामद कर लिया। काफ़ी दुखद और संवेदनापूर्ण घटना है और गाँव वालों से और की सभी नदी किनारे रहने वालों से हम लोग पहले भी लगातार अपील करते हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हर खबर के साथ।